देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2026 का रिजल्ट जारी हो गया है। हमारे साथ बिहार के जो आयुष बालोटिया हैं वो हमारे साथ हैं। बातचीत कर लेते हैं किस तरह से इन्होंने तैयारी की, कोटा में रहकर इन्होंने तैयारी की और इनकी रैंक 4 आई है। आयुष, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपका परिचय दीजिए, आपका नाम बताइए और स्कूल और किस तरह से आपने पूरी तैयारी की। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम आयुष भालोटिया है। मैं टेंथ तक तो बिहार से स्कूलिंग किया था, विवेकानंद पब्लिक स्कूल से। फिर टेंथ के बाद 11th और 12th में मैं कोटा आया एलन में नीट की पढ़ाई करने के लिए। तो 2 साल कोटा में पढ़ाई की मैंने। फिर नीट का एग्ज़ाम दिया और उसमें मेरे 710 मार्क्स आए और ऑल इंडिया रैंक 4th आई। और आयुष, आप नीट में सफलता मिलने की आपकी पहली प्रक्रिया क्या थी? सबसे मेन तो होता है कि जो सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है वो कंप्लीट करना, सिलेबस को अच्छे से ढंग से। फिर दूसरा होता है कि उस सिलेबस को कंप्लीट करके उससे जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करना। आपने नीट की तैयारी कब शुरू की थी? नीट की तैयारी तो टेंथ का जब मैट्रिक का एग्ज़ाम हमारा ख़त्म हुआ था तो मैंने बेसिक मैथ्स पढ़ लिया था उसके बाद। बट जो बाकी मेन चैप्टर्स है वो सब 11th 12th कोटा आके पढ़ा था एलन में। आपका रोजीना रूटीन क्या रहता था? आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे आयुष? रूटीन हर क्लास में बहुत ज़्यादा वेरी कर गया था, बट अप्रोक्स 5 से 7 घंटे पढ़ लेता था। तो सेल्फ स्टडी क्लासेस हमारी 6 घंटे की रहती थी, 2 से 8। उसमें भी 11th 12th में जो पैटर्न था क्लासेस का वो अलग था, तो उसकी वजह से भी शेड्यूल थोड़ा अलग था। और फिर बाकी मैं कोशिश करता था कि 5 से 7 घंटे पढ़ लूँ, जिसमें कि ज़्यादातर मैं फ़िज़िक्स पढ़ता था क्योंकि मुझे फ़िज़िक्स सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी। फिर केमिस्ट्री और सबसे कम टाइम मैं बायो को देता था क्योंकि बायो में ज़्यादा कुछ वैसा पढ़ने का रहता नहीं, क्लास में समझ में आ गया तो याद हो जाता है। आपने तैयारी के लिए कौन कौन सी स्टडी और किताबों का इस्तेमाल किया? सबसे जैसे जब क्लासेस शुरू होती हैं तो सबसे पहले तो एलन का मॉड्यूल बनाना पड़ता है कि जैसे जैसे क्लासेस कंप्लीट हो रही है तो वैसे वैसे होमवर्क मिलता है तो वो कंप्लीट करो। फिर रेस मिलती हैं और भी कुछ किताबें मिलती है वो सब। फिर कुछ ओलंपियाड के पेपर्स बनाता था मैं ज़्यादा बुक्स नहीं बनाता था, मैं एग्ज़ाम के क्वेश्चंस ज़्यादा बनाता था जिससे नए नए क्वेश्चंस को बनाने की आदत बने। क्योंकि क्या होता है कि एग्ज़ाम में जाके नए क्वेश्चन देख के थोड़ा डर लगने लगता है, तो उसकी हैबिट बनाना कि नए क्वेश्चंस देख के डरना नहीं, खुद से सॉल्व करने की एक एबिलिटी होना, वो थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करता था। और एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस करता था, स्पीड से। आपने कोटा में कोचिंग संस्थान चुना, यहाँ पर आकर आपने पढ़ाई करना चुना, तो इसका फ़ायदा आपको मिला, कैसे देखते हैं? फ़ायदा तो काफ़ी मिला, वो तो रैंक से भी पता चलता है। लेकिन जैसे कोचिंग का काम पढ़ाने के साथ साथ और भी कुछ लाइफ के जैसे बहुत सारे चीज़ों को वो लोग और सिखाते हैं ना। मतलब जैसे मैं यहाँ आया तो हॉस्टल में अकेले रहने पर मुझे सारे घर के काम खुद करने पड़ रहे थे, तो वो सब चीज़ें भी काफ़ी डेवलप होती है स्किल्स उनमें। तैयारी के साथ किस तरह की चुनौतियाँ आई और आपने उन चुनौतियों को कैसे पार किया? चुनौती तो वैसा कुछ मुझे नहीं लगा, मतलब पढ़ाई है उसमें क्या है, एंजॉय करके पढ़ो, कोई चुनौती वैसा नहीं आता है ये 2 सालों में। मतलब अगर चिल होके पढ़ो तो मतलब उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी पढ़ाई का सबसे बड़ा मंत्र क्या रहा? पढ़ाई का सबसे बड़ा मंत्र प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते थे, हाँ। इसके अलावा और जो बताना चाहते हैं? और वैसा कोई एक्स्ट्रा टिप्स तो मैं नहीं बता पाऊँगा कोई पढ़ाई का, क्योंकि मैंने खुद कोई स्पेशल टिप्स कोई फॉलो नहीं की जो मैं किसी को बता पाऊँ कि हाँ ऐसा करो तो रैंक आ ही जाती है। क्योंकि रैंक तो रिलेटिव टर्म है ना, वो तो लक पे भी ज़्यादा डिपेंड करता है। मार्क्स आप कंट्रोल कर सकते हो कि जैसे मेरा मार्क्स कितना आ रहा है वो मुझ पर डिपेंड करता है, बट रैंक जैसे मेरी 4th आई, 5th आई, 10th आई, वो तो रिलेटिव टर्म है कि बाकी बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया एग्ज़ाम में। आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया या नहीं किया? मोबाइल फ़ोन रखा या नहीं रखा? रखा तो कैसे उसका उपयोग किया और क्या बिल्कुल छोड़ दिया था? जैसे नहीं, फ़ोन तो था मेरे पास, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और यूट्यूब वगैरह यूज़ करता था। इंस्टाग्राम नीट के बाद डाउनलोड किया था मैंने,
फिर नीट और रीनीट के बीच डिलीट नहीं किया था, यूज़ तो करता ही था। मतलब यूज़ करने में कोई बुराई नहीं है इंस्टाग्राम वगैरह यूट्यूब वगैरह, बट अगर वो एक्सेस हो रहा है जिससे आपकी पढ़ाई हार्म हो रही है तो फिर वो आपको खुद ही लगने लगेगा कि मुझे नहीं यूज़ करना चाहिए वैसा। बट मुझे वैसा कुछ हैम्पर्ड नहीं होता था मोबाइल यूज़ करने से। परीक्षा के दौरान टाइम मैनेजमेंट कैसे किया आपने? हाँ, जैसे मेरा जो रीनीट का एग्ज़ाम था उसका बायो का शायद बहुत इजी आया था, क्योंकि हमारे जो एलन का टेस्ट होता था ना तो उसमें मुझे बायो सॉल्व करने में ऑलमोस्ट 30-40 मिनट्स लगती थी। तो और वहाँ मुझे नीट के एग्ज़ाम में सिर्फ 20 मिनट लगा वो बायो सॉल्व करने में विदाउट OMR। OMR में क्या करता था कि पहले 180 क्वेश्चंस पूरा सॉल्व कर लिया, फिर OMR भरता था। तो 20 मिनट में मेरा बायो हो गया था, तो उससे मुझे फिर थोड़ा टेंशन बिल्कुल ज़ीरो हो गया था कि अब तो आराम से पेपर हो जाएगा। मतलब मुझे पता तो था नहीं कि फिज़िक्स केमिस्ट्री कैसी है आगे। तो बायो हो गई थी मेरी 20 मिनट में। फिर केमिस्ट्री पे जब आया मैं तो केमिस्ट्री मुझे ठीक ठाक लगी थी, तो वो मेरा 40 मिनट में हो गया था लगभग। और फिज़िक्स मैंने 1 घंटे में कंप्लीट कर दी, तो मेरा पेपर सॉल्व तो 2 घंटे में हो गया था, जो क्वेश्चन नहीं बने थे उनको छोड़ के। फिर मैं OMR भरा था, फिर जो जो छूट गए थे वो सारे क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो पूरा पूरा टाइम लग ही जाता है अगर हार्ड पेपर आता है तो। ईजी आया था जैसे पहला वाला तो उसमें थोड़ा टाइम बच गया था, 20-20 20-25 मिनट्स। क्या आपने जो मार्क टेस्ट और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल किए, इससे कितना फ़ायदा मिला आपको? पिछले साल के पेपर से नीट में तो फ़ायदा मिला, बट रीनीट आई डोंट थिंक कि फिज़िक्स केमिस्ट्री में कुछ फ़ायदा मिला होगा पिछले साल के पेपर से, क्योंकि बहुत पैटर्न में चेंज आया था इस बार के क्वेश्चंस में। लैंग्वेज भी अच्छी थी और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आया था। और एक्यूरेसी पे अगर फोकस करें तो टाइम थोड़ा अपने आप मैनेज हो जाता है, स्पीड एक्यूरेसी बढ़ते बढ़ते खुद आने लग जाती है। जब आप क्या आपने ऐसा लगा आपको कि तैयारी सही दिशा में नहीं जा रही, उस समय आपने खुद को कैसे मोटिवेट किया? नहीं, तैयारी तो ठीक थी मेरी। मतलब मैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि मन उब गया हो पढ़ाई से या छोड़ दिया पढ़ाई, या ऐसा लगा हो कि क्या ही कर रहा हूँ, ये ऐसा तो नहीं लगा मुझे कभी। जो दूसरे री एग्ज़ाम यदि आपने दिए, शामिल हुए थे? यदि हाँ, तो क्या आपका अनुभव क्या रहा उसमें? क्या? जो दोबारा आपने रीनीट का एग्ज़ाम दिया, उसमें आपका अनुभव कैसा रहा? जो आपने पहले नीट का एग्ज़ाम दिया फिर रीनीट देना पड़ा। एक्सपीरियंस तो अच्छा था। मतलब ये तो सबको पता था कि अगर रीनीट हो रहा है तो टफ़ तो आएगा ही नीट से, तो वो तो मतलब इस बार तो पैटर्न पता था कि टफ़ आएगा, तो उसी हिसाब से पढ़ के भी गया था, प्रिपेयर करके भी गया था। री एग्ज़ाम से आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? री एग्ज़ाम से जैसे जो 1 मंथ का टाइम मिला उसमें कभी कभार थोड़ा ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज़ करने लगा था, क्योंकि नीट के बाद इंस्टाग्राम डाउनलोड किया था तो वो थोड़ा ज़्यादा यूज़ हुआ था। बाकी वैसा कोई चुनौती नहीं। क्या री एग्ज़ाम ने आपके ऊपर कोई असर डाला, मानसिक, या कि दोबारा देना पड़ेगा? नहीं नहीं, मतलब मुझे वैसा कुछ नहीं लगा था। मतलब अगर हो रहा है तो सबका ही हो रहा है, फिर उसमें दिक्कत क्या है। पहला भी एग्ज़ाम दे के आया ही था तो दूसरा भी दे दिया। आपके परिवार और आपके शिक्षकों का कितना योगदान है आपके इस सफलता में? अच्छा खासा योगदान है। शिक्षक ने मतलब टीचर्स ने तो पढ़ाया है तो उनका तो बहुत ज़्यादा रोल है इसमें। फिर पेरेंट्स का भी रोल रहता है कि हॉस्टल में थोड़ा हेल्प करना कि हाँ उठ जाओ वगैरह वगैरह। भविष्य में आप कौन सा मेडिकल कॉलेज लेना चाहते हैं और आपका लक्ष्य क्या है? एम्स दिल्ली, क्योंकि एम्स दिल्ली तो मिल जाएगा मुझे। और उसके बाद देखता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा आगे का तो अभी नहीं सोचा है, बट अभी एम्स दिल्ली को सेलेक्ट करूँगा ये सोचा है। जो अगले साल नीट की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे? उनको तो बस ये सलाह दूंगा कि ज़्यादा फार्मूला याद करके या वगैरह वगैरह इनसे बच के थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई ज़्यादा करें, क्योंकि आप पेपर कोई टीचर नहीं डिसाइड कर सकता है पहले कि हाँ पेपर आसान आना चाहिए नीट का या हार्ड। पेपर तो मतलब उनका मन वो कैसा भी बना सकते हैं। तो रेदर आप कोशिश करें कि आप कैपेबल हो कि आप कुछ भी आए तो वो सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि पेपर अनप्रिडिक्टेबल कभी भी आ सकता है। आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं आप, क्या रहा होगा? मेरी सफलता का सबसे मेन कारण तो ये था कि मैं कभी बोर नहीं हुआ पढ़ाई से। मतलब मैंने इंटरेस्ट से स्टडी को परस्यू किया था, तो कभी बोरिंग नहीं लगा या डिमोटिवेशन नहीं आया। तैयारी का गोल्डन रूल क्या रहा? बस पढ़ते रहो, जो पढ़ना है वो पढ़ो मन से। सबसे मुश्किल दौर कौन सा था आपका? 11 से 12 का ट्रांजिशन,
क्योंकि उसमें मैंने थोड़ा स्ट्रेटजी चेंज किया था, मतलब थोड़ा पेपर सॉल्व करने का तरीका। पहले मैं क्या करता था कि पेपर में पहले क्वेश्चन सॉल्व करता था, फिर ऑप्शंस की तरफ जाता था कि क्या मेरा जो आंसर आया वो ऑप्शन से मैच कर रहा है या नहीं। लेकिन 12th में आके मैं थोड़ा स्पीड पे फोकस करने लगा था, एक्यूरेसी छोड़ के, तो उससे मेरे मार्क्स थोड़े ड्रॉप हुए थे, मतलब ज़्यादा कम नहीं हुए थे, लेकिन उसके कंपेयर में 11th के कंपेयर में कम हुए थे। फिर वापस मैंने 11th वाला ही नॉर्मल कंटिन्यू कर दिया। री एग्ज़ाम को लेकर आपका अनुभव कैसा रहा? एग्ज़ाम को अच्छा रहा, मतलब मुझे तो फ़ायदा हुआ। मेरे नीट में 695 थे, इसमें 710 आए। रैंक में भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ है। नीट अभ्यर्थियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अच्छे से पढ़ाई करें और मन लगा के पढ़ें, मतलब इंटरेस्ट से पढ़ें। अगर कोई प्रेशर में पढ़ोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। कम पढ़ो, बट जो पढ़ो कोशिश करो कि वो याद हो जाए, ध्यान रहे। जैसे नीट के बाद जब रीनीट का नोटिस आया था तो सबसे बड़ा मन में ये था सबको कि अब इतना जो 2 साल में पढ़ा वो याद कैसे करेंगे दोबारा। तो मतलब ये तो साइंस है, इसमें याद करने जैसी तो उतनी चीज़ें नहीं होती है। तो इसका टेंशन लेना थोड़ा मतलब अजीब था, मतलब वेग टाइप का क्वेश्चन था ये कि अब इतना याद कैसे होगा, क्योंकि साइंस में तो कम चीज़ें होती है जो याद करने की होती है। अगर आपने एक बार समझ लिया तो फिर अगर आपका एग्ज़ाम 1 महीने बाद भी है तो हो सकता है आप 10 दिन की तैयारी से जाओ तो हो जाए, अगर आपने पहले सब पढ़ रखा है। कोटा कोचिंग के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप कब से यहाँ रह रहे थे और किस तरह की तैयारी है, और जगह से यहाँ की पढ़ाई को कैसे देखते हो आप? कोटा में मैं 11th और 12th में था। कोटा की पढ़ाई भी मतलब बाकी जगहों जैसी ही है, लेकिन ऐसा है कि जैसे ये कोटा मेन स्टडी के लिए है, एजुकेशन के लिए है, तो यहाँ पे जो अच्छे टीचर्स के नंबर है वो ज़्यादा है। बाकी जगह भी अच्छे टीचर्स हैं, बट ऑब्वियस सा बात है अगर ये एजुकेशन का एरिया है तो यहाँ नंबर ऑफ़ अच्छे टीचर्स जो होंगे, एक्सपीरियंस टीचर जो आपको ढंग से बता सके, वो ज़्यादा होंगे। लास्ट सवाल आयुष, परिवार में कौन कौन है? माता पिता क्या करते हैं आपके? परिवार में हमारा जॉइंट फैमिली है, मतलब चाचा चाची, पापा मम्मी, भैया दादा और चचेरे भाई और चचेरी बहन। और पापा मेरे बिजनेस करते हैं और मम्मी हाउसवाइफ है। तो हमारे साथ थे, आपने सुना, इन्होंने आयुष ने बताया कि किस तरह से इन्होंने तैयारी की, री एग्ज़ाम का इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, सब पर उन्होंने खुल के बात की। ऐसे में रिजल्ट देर रात जारी हो गया था और जो आयुष है उनको री एग्ज़ाम में फ़ायदा मिला। इनका कहना है कि इनका पहले कम नंबर आ रहे थे पर री एग्ज़ाम से इनको फ़ायदा हुआ है और उनको रैंक 4 मिली है। सर, क्या नाम है आपका? नाम बता दीजिए। मेरा नाम है सुनील कुमार भालोटिया। सर, कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत अच्छा। हर गार्जियन के लिए एक उम्मीद होती है कि ये दिन देखने का, और मेरे लिए तो खुशी की कोई सीमा नहीं है, आप भी समझ सकते होंगे। तो री नीट का जब पेपर रद्द हुआ था तब आपको? नहीं, हम लोगों को खुशी होती है क्योंकि नीट में इसका स्कोर है जो 695 था और री नीट का एग्ज़ाम दिया था 710, और री नीट में इतने ज़्यादा लोग थे, इसमें क्या नाम है 720 में आ रहे थे कि अच्छी कॉलेज मिलना मुश्किल हो रहा था। तो आज कैसा लग रहा है आपको कि बहुत जो अच्छा, बेटा बहुत का अच्छा, जो सिलेक्शन है बहुत वो पहले कम नंबर रह रहे थे और री नीट हुआ और फिर आज रैंक 4 आई है? देखिए, है क्या ना कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा होने के बाद क्या है, अच्छे बच्चों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो बेसिक वो गहराई से पढ़ाई करते हैं, इसलिए उनके लिए तो अच्छा है अगर क्वेश्चन का लेवल अच्छा होता है। तो मैंने एनटीए से भी उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चन का लेवल प्रॉपर होना चाहिए। कभी आपको बताता था पढ़ाई को लेकर कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी, बस एक ही चीज़ थी, अपने इसकी मम्मी है जो सुबह सुबह डेली उसको उठाना, वो रात में मैसेज किया। हम लोग काउंट करते थे कि कम से कम 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। 2 बजे मैसेज किया कि हम सो रहे हैं तो हम उसको 10 बजे उठाते थे। 1 बजे मैसेज किया तो 9 बजे उठाते थे। 12 बजे मैसेज किया तो 8 बजे उठाते थे। 8 घंटे की उसको नींद जरूरी है। कोटा के लिए अब कैसे देखते हैं? कोटा बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। जन्मभूमि बिहार की कर्म भूमि अब कोटा बन गया है आयुष का। मैं तो यही अपने सभी अभिभावकों से कहूँगा कि कोटा अपने बच्चे को लाना चाहिए। बच्चे पर बस सिर्फ मॉनिटरिंग करना है, बच्चों को प्रेशर नहीं देना है कि ये करो वो करो, बस बच्चे पर ध्यान रखना है कि बच्चा क्या कर रहा है, और इससे ज़्यादा नहीं। ठीक, मैम नाम बता दीजिए आपका? किरण भालोटिया। मैम, क्या आप भी साथ ही रहती थी आयुष के यहाँ पे? नहीं, आयुष अकेला रहता था यहाँ हॉस्टल में। तो कैसा लग रहा है आपको? बधाई पहले तो
चौथी रैंक आई है टॉप 10 में बहुत अच्छा लग रहा सिलेक्शन है, में। बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा लगना भी चाहिए। अपनी सफलता का योगदान आयुष ने कहा कि माता पिता और टीचर्स को जाता है। वो तो बच्चे माँ पापा को अपना प्राउड महसूस कराते हैं और क्या। मेहनत तो बच्चे ही करते हैं। कभी आपको फोन करता था कि मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, या आप कैसे नहीं। मोटिवेट करती थी? वो मन लगने का नहीं कहता, मन लगाने थोड़ी ही आए हैं, पढ़ने आए हैं। मन लगाने आते तब मन नहीं लगता है। अब पढ़ने आया हूँ, पढ़ रहा हूँ। आपने क्या क्या मदद करी? बस टाइम से उठाना है उसको। टाइम से जब सोया तो मैसेज कर देता था, इतने बजे सोया हूँ मम्मी, इतने बजे उठा देना, उठा दिए। बस उसको टाइम याद दिलाना, आज ये चीज़ है, ये चीज़ है, बस। आपको बताता था कैसे वो पढ़ रहा है रात को दिन में? वो पढ़ता था अपने मन से। जब उसका हम कहता 2 घंटा पढ़ूंगा, लेकिन मन से पढ़ूंगा ताकि वो याद हो जाए। ऐसा नहीं है कि पढ़ लिया खाली रट लिया, रटना नहीं है मुझे। इसीलिए वो मेहनत खुद करता था, मन से करता था। 2 ही घंटा पढ़े या 4 घंटा पढ़े, मन से पढ़ता था। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है।